everybody. I am Dr. Gaurav. I am working as a consultant intervention radiology in Medanta Hospital, लखनऊ. जैसा कि आप जानते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं और आपको मिनिमल इन्वेजिव थेरेपीज के बारे में बताते हैं. तो हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसमें हम एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे. तो आज का जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं थायराइड नोड्यूल या गोइटर. तो आज हमारे साथ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी मेदांता अस्पताल लखनऊ में डॉक्टर रोहित साथ में हैं, जो कि हमें थायराइड नोड्यूल के जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में बताएंगे. तो डॉक्टर रोहित, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि थायराइड ग्लैंड काम क्या करता है हमारी बॉडी में, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी. थायराइड ग्रंथि जो होती है ये नेक के बीच के हिस्से में स्थित होती है एंड इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे हम अपनी भाषा में थायरॉक्सिन नाम से जानते हैं. एंड इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं बॉडी के अंदर. जनरली मेटाबॉलिक हार्मोन है. जनरली जो पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं वो या तो हाइपरथायराइडिज्म यानी जिनके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकल रहा होता है उसकी कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, या फिर हाइपोथायराइडिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं यानी कि थायरॉक्सिन का जो नॉर्मल अमाउंट है उससे कम बॉडी में होने की कंप्लेंट के साथ आते हैं. इस ग्लैंड के अंदर, इस ग्रंथि के अंदर जब नोड्यूल्स बन जाते हैं उसे हम उन नोड्यूल्स को हम गॉइटर नाम से जानते हैं जनरल भाषा में. ये जो गॉइटर होता है ये यहाँ पे नेक के अंदर सूजन की तरह दिखाई देता है, गर्दन में एक सूजन की तरह दिखाई देता है. तो बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है थायरोक्सिन, वो हमारे मेटाबॉलिज्म में काम आता है और उसकी हाइपर एक्टिविटी से थायराइड में नोड्यूल भी बन जाते हैं, जिनको डॉक्टर साहब ने बताया कि गॉइटर या फिर नोड्यूल के नाम से जाना जाता है. तो डॉक्टर साहब, अगर कोई नोड्यूल किसी पेशेंट को गर्दन में गांठ महसूस हो रही है तो उसको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, किन डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए और क्या क्या उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अगर आपको गर्दन में कोई सूजन नज़र आती है अपने, तो पहले तो सबसे पहले आप किसी भी जनरल फिजिशियन से मिल लें, एक अल्ट्रासाउंड करा लें. अल्ट्रासाउंड से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो सूजन दिखाई दे रही है, ये जो नोड्यूल दिखाई दे रहा है, क्या ये थायराइड ग्रंथि का है या कोई और कारण है. अगर अल्ट्रासाउंड में थायराइड ग्रंथि का नोड्यूल दिखाई देता है, थायराइड गॉइटर दिखाई देता है, तो फिर हमें अपने आसपास के एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए. अपनी थायराइड की जांचें करानी चाहिए जिसे हम थायराइड प्रोफाइल बोलते हैं. ब्लड जांच होती है, उससे देखना होता है कि ब्लड में थायरॉक्सिन लेवल कैसा है, कम है, ज़्यादा है, क्या उसका फंक्शन चल रहा है. थायराइड नोड्यूल जो है मुख्य तरीके से 2 तरीके के होते हैं. एक जो होता है वो बिनाइन थायराइड नोड्यूल्स होते हैं और दूसरे मैलिग्नेंट थायराइड नोड्यूल्स होते हैं. बिनाइन थायराइड नोड्यूल्स वो गांठें हैं जिससे कि कैंसर होने की कोई भी संभावना नहीं होती है. जो मैलिग्नेंट थायराइड नोड्यूल्स हैं वो वह गांठें होती हैं जिनके अंदर मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है, जो मेटास्टेसाइज कर सकती हैं और आगे जाके बड़े कैंसर का रूप ले सकती हैं. तो ये डिफरेंशिएट करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो गांठें हैं ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है. और सब अगर हमने उसको एफएनएसी के माध्यम से अगर हमने उसको प्रूव कर दिया कि वो बिनाइन गांठ है, तो अगर और एंड मेडिकल थेरेपी से वो रिग्रेस नहीं हो रहा है, तो लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है मेडिकल साइंसेस में जिससे पेशेंट को उससे मुक्ति मिल सकती है. जो थायराइड गांठें होती हैं उसमें 2-3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि जो मेडिकल थेरेपी है वो बेसिकली थायराइड के फंक्शंस के लिए होती है. अगर हमारा हाइपरथायराइडिज्म है तो हम उसको ट्रीट करेंगे मेडिकल थेरेपी से. अगर हमारा हाइपोथायराइडिज्म है यानी थायरॉक्सिन की मात्रा कम बन रही है शरीर में, तो हम दवाई देके थायरॉक्सिन को बाहर से रिप्लेस करेंगे. जो गांठें होती हैं अगर वो बिनाइन है, पहले तो एफएनएसी करके देखेंगे कि भाई गांठ जो है वो बिनाइन है या कैंसर होने की संभावना है उसमें. बिनाइन गांठों में हम बेथेस्डा क्लासिफिकेशन एक होती है जो देखी जाती है, या बायोप्सी करके देखा जाता है कि फॉलिकुलर एडिनोमा है, नोडुलर हाइपोप्लेसिया है या फिर क्या चीज़ है एग्जैक्टली. अगर ये बिनाइन आती है गांठ, तो इसके अंदर मुख्य तौर से 2 तरीके का इलाज होता है. पहला जो है उसे हम बोलेंगे कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन की मदद से हो सकता है. एक पिन होल के द्वारा एक पतली सी निडल घुसाई जाती है जिसके थ्रू हम जो थायराइड ग्रंथि के अंदर नोड्यूल होता है उसे धीरे धीरे करके जला देते हैं. दूसरा जो ऑप्शन होता है वो थायराइड की ओपन सर्जरी होती है जिसके अंदर हम यहाँ पे एक चीरा लगाते हैं, उसके थ्रू जाके हम जो नोड्यूल होता है और साथ में जो आसपास का ग्लैंड होता है उसको बाहर निकाल देते हैं. जो रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन की विधि होती है ये जनरली काफ़ी सेफ विधि है और इसके अंदर डे केयर प्रोसीजर में ही, यानी कि सुबह पेशेंट एडमिट होता है, लोकल एनेस्थीसिया के मरीज़ का इलाज हो जाता है और मरीज़ शाम तक अपने घर भी चला जाता है. और डॉक्टर साहब, इससे जो एब्लेशन के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, इसके कुछ रिस्क भी है जिसको ध्यान में रख के इसको सर्जरी को किया जाता है. जो रिस्क की पॉइंट होता है कि एक तो हमें ये जानना है कि भाई हम ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं नोड्यूल का. क्या नोड्यूल का जो ट्रीटमेंट है, इज़ इट बिकॉज़ ऑफ द साइज़ ऑफ द नोड्यूल और इज़ इट बिकॉज़ ऑफ द कॉस्मेटिक्स रीजंस.
अगर साइज़ की बात करें कि किसी पेशेंट में अगर बड़ा नोड्यूल हमें यहाँ पे दिखाई देता है, तो उसकी वजह से होने वाली समस्याएँ क्या होती हैं? पहली समस्या खाना खाने में दिक्कत, साँस लेने में दिक्कत, लेटते हैं जैसे ही वैसे ही ऐसा लगता है कि किसी ने गर्दन पे बोझ रखा हुआ है और हमसे साँस नहीं ली जा रही है। तो ये वे पेशेंट हैं जिनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है ही है। दूसरी कॉस्मेटिक रीज़न होता है कि भई कोई फीमेल हैं या मेल भी हैं, जिनको अच्छा नहीं लग रहा कि उनको थायरॉइड के ऊपर कोई भी ऐसे सूजन नज़र आ रही है या फिर नेक में कोई सूजन नज़र आ रही है। तो दोनों के रिस्क और बेनिफिट हमारे अलग हैं। जो पहला पेशेंट है हमारा जिसमें बड़ा नोड्यूल था, उसके अंदर डेफ़िनेटली हम चाहेंगे कि हम लो रिस्क प्रोसीजर करें। तो ओवरऑल अब्लेशन जो होता है ये लो रिस्क प्रोसीजर ही होता है एंड किसी भी और सर्जिकल मेथड के मुकाबले इसकी जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो ना के बराबर है। बट फिर भी अगर गौर किया जाए या किताबों में देखा जाए तो मिनिमल रिस्क रहता है आसपास की नर्व इंजरी होने का। हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमारे यहाँ पे जब हम इस प्रोसीजर को करते हैं तो हमेशा अल्ट्रासाउंड गाइडेंस ऑन रखते हैं। आसपास के टिश्यू को पानी डाल के हाइड्रो डिसेक्शन करके अलग करते हैं और तब इस प्रोसीजर को किया जाता है। तो हल्की-फुल्की सूजन आना, हल्का-फुल्का दर्द होना ये सब स्वाभाविक है, बट कोई भी ऐसे मेजर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। और डॉक्टर साहब मतलब व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड बाय द पेशेंट कि उसको जो थायराइड नोड्यूल की गांठ का साइज है वो कब तक उसको कम होता हुआ महसूस होगा, कितना समय लगेगा उसमें रिडक्शन में? थायरॉइड नोड्यूल अब्लेशन के बाद में भई हम गाँठ को बाहर नहीं निकालते हैं, हम गाँठ को अंदर ही अंदर से जलाते हैं। तो नेक्रोसिस होती है, गाँठ बाहर से धीरे-धीरे करके छोटी होनी शुरू होती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो मैक्सिमम असर हमें दिखाई देता है, वो 1.5 महीने से लेके 3 महीने पे आता है। बट अगले ही दिन से हमें डेफ़िनेटली हल्का-फुल्का साइज़ रिडक्शन दिखाई देना शुरू हो जाता है एंड ऊपर कोई भी स्कार नज़र नहीं आता। लाइक पेशेंट विल गो होम विदाउट एनी स्कार। आप एंड दूसरी एक और जो चीज़ हमसे रेगुलरली ओपीडी में पूछी जाती है, वो ये है क्या थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी हमें लेनी पड़ेगी? क्या हमें बाहर से थायराइड की दवाई खानी पड़ेगी जिससे कि हमारा ब्लड थायरॉक्सिन लेवल मेंटेन रहे? तो उसका जो आंसर है, वो बहुत ही सिंपल है। अगर हमारा पेशेंट हाइपोथायरॉइड था इनिशियली, तो डेफ़िनेटली उन पेशेंट्स को ज़रूरत होती है क्योंकि थायराइड ग्लैंड ही ओवरऑल फंक्शन कम कर रहा है। बट अदरवाइज़ इस प्रोसीजर की वजह से कोई भी ऐसे मरीज़ नहीं होते हैं या अगर हैं भी तो उसकी मात्रा बहुत कम है जिनको थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़े। जबकि हम सर्जरी की अगर हम बात करें, तो सर्जरी में क्योंकि हम ग्लैंड को भी रिमूव करते हैं नॉर्मल ग्लैंड को, तो इन मरीज़ों में हमें हमेशा ही थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है। तो दोस्तों हमने जाना कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, जो थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है और समय के साथ या मेटाबॉलिक कारणों के चलते हुए इसके अंदर गांठ पड़ सकती हैं। अगर ये गांठ जांचों के दौरान बिनाइन आती है और ये प्रेशर सिम्टम्स क्रिएट करती हैं तो इन गांठों को बिना किसी चीरे टाँके के एक नीडल के माध्यम से एब्लेशन के द्वारा जला दिया जाता है। और हमने ये भी जाना कि इसका लेटेस्ट ट्रीटमेंट आरएफए एब्लेशन कैसे काम करता है, जिसमें डे केयर एडमिशन में एडमिट करके पेशेंट को शाम को छुट्टी कर दी जाती है, जिसमें कोई चीरा टाँका नहीं आता है और थायराइड फंक्शन भी मेंटेन रहता है। अगर आपके किसी नियर एंड डियर वंस कोई इसी बीमारी से ग्रसित है, तो डेफिनिटली वो ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स से नो टू स्कार।